दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और मुझे लग रहा है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। और आज इसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना ये भूगर्भ विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन इसको हम भूगर्भ विज्ञान के साथ साथ ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं और ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो आज हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। एक तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी देखेंगे और हम भूकंपीय तरंगों की भी बात करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम हैं, हर एग्ज़ाम में जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करने की कंडीशन में रहेंगे, क्योंकि इसमें वो सब जो आप जानना चाहते हैं और जो एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं आपको भरपूर मिलने वाला है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मतलब है कि जैसे ही हम धरातल से, भूप्रपटी से या ऊपरी जो सरफेस होता है अर्थ का, उससे जब हम गहराई में जाते हैं तो गहराई में जाने के साथ साथ हमको अनेक लेयर, अनेक परतें देखने को मिलती हैं। और ये परतें मुख्यतः तीन रूप में पाई जाती हैं, तीन परतें पाई जाती हैं। इन परतों को हम क्रस्ट या भूप्रपटी, मेंटल और कोर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये सर्कल, एक वृत्त बनाया हुआ है। ये एक आउटर सर्कल है, उसके अंदर फिर यहाँ पर दो सर्कल आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे ऊपरी जो परत होती है, सबसे ऊपरी जो लेयर होती है, उसको हम भूप्रपटी या इसी को हम क्रस्ट कहते हैं। उसके अंदर का जो भाग होता है, बीच वाला भाग, इसको हम मेंटल कहते हैं। और सबसे बीच में, सबसे मध्य में जो लेयर पाई जाती है, इसे हम कोर कहते हैं। ऑस्ट्रिया के एक भूगर्भ शास्त्री हैं जिसका नाम है एडवर्ड स्वेस। ये स्वेस नाम आप याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया के एक भूगर्भ शास्त्री जिनका नाम है एडवर्ड स्वेस। ये स्वेस के द्वारा रासायनिक संरचना की दृष्टि से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। तो याद रहेगा, स्वेस ने रासायनिक संरचना की दृष्टि से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन भागों में बांटा है। जो भूप्रपटी है, भूप्रपटी जो है वो दो तत्वों से मिलकर के बनती है, सिलिका और एल्युमिनियम। इस वजह से इसका नाम पड़ गया सियाल। तो भूप्रपटी को क्या कहा इन्होंने? सियाल कहा। भूप्रपटी से हम फिर गहराई पे जाएंगे। भूप्रपटी की जो गहराई होती है धरातल से 35 किलोमीटर होती है। ये यहाँ पर दिखाया हुआ है। धरातल से भूप्रपटी की गहराई 35 किलोमीटर होती है। 35 किलोमीटर के बाद, 35 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक आपको जो लेयर देखने को मिलेगी, इसे हम मेंटल कहते हैं। और ये जो मेंटल है, ये मेंटल हमारी पूरी पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 68% इसके पास है। द्रव्यमान मतलब मास। तो मास का इसका कितना हिस्सा है इसके पास? 68%। और ये जो मेंटल है, इसमें पूरी पृथ्वी का जो टोटल वॉल्यूम है या आयतन है वो 83% है, जो सबसे ज़्यादा है। तो तीनों ही लेयर में सबसे ज़्यादा द्रव्यमान और सबसे ज़्यादा आयतन मेंटल के पास संचित है। क्लियर? इस मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इस फैक्ट को भी आप नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा गया? मेंटल को कहा गया। लेकिन ये जो मेंटल है सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बना है। सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, इस वजह से स्वेस ने इसे क्या कहा? सीमा कहा। तो मेंटल को स्वेस के द्वारा सीमा कहा गया। और तीसरी जो लेयर होती है, जो सबसे केंद्र में होती है, सबसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में होती है, जिसको हम कोर कहते हैं या इसे क्रोड भी कहा जाता है। ये मुख्यतः दो तत्वों से मिलकर के बनती है, निकिल और आयरन। इसलिए इसको हम नीफे कहते हैं। तो स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को रासायनिक दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया है। सबसे ऊपरी परत, जिसको हमने बोला भूप्रपटी, उसके आंतरिक वाली लेयर, जिसको भूप्रपटी को जिसने उसने शियाल कहा, आंतरिक भाग को मेंटल, जिसे उसने सीमा कहा, और जो पृथ्वी का जो बिल्कुल मध्य वाला भाग है, कोर है, क्रोड है, उसको उन्होंने नीफे कहा। तो शियाल, सीमा और नीफे, इस आधार पर स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन भागों में विभाजित किया है। क्लियर हुई ये चीज आपको? लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए हम इसे एक जिस तरीके से आप तरबूज होता है उसको हम काट लेते हैं, इसी तरीके से इसे भी हम काट लेते हैं।
और इसके काट काट कर इसका एक टुकड़ा हमने यहाँ निकाल लिया, ताकि ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर? चलिए, अच्छा एक प्रश्न है मेरा आप लोगों से, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, अगर यहाँ मतलब ये भूप्रकृति समझ में आ रही है ना आपको? ये भूप्रकृति वाला हिस्सा है, सारे के सारे कॉन्टिनेंट यहीं पर हैं। हो सकता है कोई महाद्वीप जो है यहाँ पर हो, नॉर्थ अमेरिका यहाँ हो, साउथ अमेरिका यहाँ पर हो, ऑस्ट्रेलिया यहाँ हो, एशिया यहाँ हो, ऐसे ही है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर आप यहाँ से प्रवेश करेंगे अंदर, तो यहाँ कहीं किसी दूसरे कॉन्टिनेंट से आप बाहर निकल सकते हैं। पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर क्या है अभी हमें नहीं पता। अंदर कितना टेम्परेचर है अभी हमें नहीं पता, क्योंकि अंदर मैग्मा चैम्बर है, चट्टानें जो हैं वो पिघली अवस्था में हैं। तो अभी तक कोई ऐसी मशीन या अभी साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की है कि हम यहाँ मान लीजिए भारत से यहाँ से प्रवेश करें और इधर व्हाइट हाउस में निकल जाएं या ब्लू हाउस में निकल जाएं। ब्लू हाउस, व्हाइट हाउस जानते हैं ना आप? हाँ, ब्लू हाउस किसका निवास स्थल है? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का निवास स्थल है, ठीक है। और व्हाइट हाउस तो आपको पता ही होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थल है ना। तो मुझे लगता है इसमें आपको वीज़ा लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपने अपने घर में यहाँ से ड्रिल की और किसी और देश में आप ऊपर बाहर आ गए। चलिए खैर, इसको एक फिल्म में दिखाया हुआ है, हॉलीवुड की एक फिल्म है जिसका नाम है दाकोर। आप देखेंगे दाकोर में ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरीके से वो उसमें पृथ्वी जो है वो घूमना बंद कर देती है, रोटेट करना बंद कर देती है, और वो वहाँ जाकर के क्रोड में जाकर के फिर एक न्यूक्लियर विस्फोट करते हैं और फिर वो अर्थ रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। तो उसमें बताया किस तरीके से वो चट्टानों में छेद करते हैं और आर पार जाने का प्रयास करते हैं। खैर, तो ये तो एक बात थी, लेकिन ये अभी वर्तमान में ऐसा संभव नहीं है। चलिए इसको हम समझते हैं। इसको मैंने काट लिया पृथ्वी के इतने हिस्से को और यहाँ पर बाहर मैंने इसको निकाल लिया। तो सबसे पहले देखें भूप्रकृति, या जिसको हमने बोला क्रस्ट। क्रस्ट की गहराई कितनी होती है? धरातल से 35 किलोमीटर की गहराई पर आपको भूप्रकृति देखने को मिलेगी, क्रस्ट देखने को मिलेगा। अब ये जो भूप्रकृति होती है, भूप्रकृति का जो हिस्सा होता है, ये भूप्रकृति को भी हम मुख्यतः दो लेयर में इसको डिवाइड करते हैं। और दो लेयर में इसको डिवाइड करने का काम कौन करता है? एक असंबद्धता करती है जिसको हम बोलते हैं कोनार्ड असंबद्धता। कोनार्ड असंबद्धता या कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि कोनार्ड नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने पता लगाया कि 25 किलोमीटर के बाद चट्टानों की जो डेंसिटी होती है, चट्टानों का जो घनत्व होता है, वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। और चट्टानों का घनत्व बढ़ने की वजह से जो तरंगे होती हैं, भूकंपी तरंगे, जिनके द्वारा हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से सटीक जानकारी उपलब्ध होती है, वो तरंगों की स्पीड तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है। इस वजह से यहाँ घनत्व भी 25 किलोमीटर के बाद बढ़ जाता है। तो इसी आधार पर इसको हमने बोला कौन सी असंबद्धता, कौन सी डिसकंटिन्यूटी? कोनार्ड असंबद्धता। यहाँ पर एक चीज जान लें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना अगर हम देखेंगे तो मैंने आपको बोला 35 किलोमीटर तक की जो लेयर होगी उसको हमने भूप्रकृति या क्रस्ट कहा। 35 किलोमीटर के बाद 2900 किलोमीटर की जो लेयर होगी उसको हमने मेंटल कहा। 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक का जो हिस्सा होगा ये क्या कहलाएगा? कोर कहलाएगा। मतलब 6371 किलोमीटर तक ये क्या हो गई? पृथ्वी की त्रिज्या हो गई। क्या हो गई? पृथ्वी की। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है भाई? 6371 किलोमीटर। आ गई बात समझ में? अब ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 35 किलोमीटर तक तो भूप्रकृति है, 35 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक मेंटल वाला हिस्सा है। मेंटल को भी हम दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। लेकिन इसका जो ऊपरी मेंटल है, ऊपरी मेंटल में यहाँ 100 किलोमीटर की गहराई से लेकर के 200 किलोमीटर तक की गहराई में एक परत पाई जाती है, एक मंडल पाया जाता है जिसको हम दुर्बल मंडल कहते हैं। कौन सा मंडल कहते हैं? दुर्बल मंडल। होता क्या है अब सुन लीजिए। ये जो दुर्बल मंडल है, ये दुर्बल मंडल अर्ध तरल अवस्था में है या
सेमी लिक्विड फॉर्म में है, मतलब यहाँ पर जो चट्टाने हैं ये प्लास्टिक अवस्था में, पिघली अवस्था में, लेकिन पूरी तरीके से पिघल नहीं पाई हैं। तो अर्ध तरल अवस्था में यहाँ पर दुर्बल मंडल में आपको परतें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पूरी चट्टाने ठोस हैं, दुर्बल मंडल में चट्टाने अर्ध तरल अवस्था में। आगे हम बढ़ते हैं, उसके बाद फिर आपको कोर मिलेगा। कोर में अगर हम देखें जो ऊपरी कोर है, ऊपरी कोर ये मैंने डॉट डॉट किया हुआ है, यहां पर चट्टाने पूरी तरीके से पिघली अवस्था में, बिल्कुल तरल अवस्था में। आ गई बात समझ में? लेकिन फिर इसका जो निचला कोर है, यहां चट्टाने बहुत ज्यादा आपको ठोस अवस्था में देखने को मिलेंगी। क्लियर हुई ये चीज आपको? तो ऊपरी कोर कैसा है? तरल है, निचला कोर ठोस है, और ऊपरी मेंटल में जो दुर्बल मंडल है वहां पर चट्टाने अर्ध तरल अवस्था में, सेमी लिक्विड फॉर्म में। तो क्या होगा, ये हमको पता कैसे चला कि भाई दुर्बल मंडल अर्ध तरल अवस्था में है, ऊपरी कोर जो है वो तरल अवस्था में है? ये जानकारी हमको मिलती है भूकंपी तरंगों के द्वारा, भूकंप विज्ञान के द्वारा। भूकंप विज्ञान में भूकंपी तरंगों का अंकन एक यंत्र के द्वारा किया जाता है जिसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ भूकंपी तरंगों का अंकन करता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है, जो सोर्स हैं वो ऐसे मिलते हैं क्योंकि जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाते हैं वैसे वैसे चट्टानों का दबाव बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे चट्टानों का दबाव बढ़ेगा तो भूकंपी तरंगों की गति भी बढ़ते जाएगी, बढ़ेगी। दूसरी चीज, जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे वैसे वैसे जो हमको रेडियो एक्टिव तत्व मिलेंगे, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं उनका विखंडन होता है, और उनके विखंडन होने की वजह से, उनके टूटने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है। तो तापमान में भी वृद्धि होगी, गहराई के साथ साथ दबाव में भी वृद्धि होगी, प्रेशर में भी वृद्धि होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, चट्टानों की डेंसिटी, दबाव की वजह से चट्टानों की डेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन दबाव बढ़ने की भी एक सीमा होती है, एक समय के बाद तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा। और तापमान किस तरीके से बढ़ता है, तो मैंने आपको बताया था होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत देखा था हमने। तो होम्स महोदय क्या कहते हैं? होम्स का कहना है कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाते हैं, पृथ्वी की आंतरिक भाग में जैसे हम प्रवेश करते हैं, तो 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ता है। मतलब आप 32 मीटर गए, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर आप गहराई में गए, टेम्परेचर इसी दर से बढ़ता जाएगा। हालांकि टेम्परेचर के बढ़ने की दर यही नहीं होती है, उसमें आपको अंतर भी देखने को मिलता है। तो एक एवरेज ले लिया हमने, 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ेगा। तो जितनी गहराई में आप जाते जाएंगे तो चट्टाने एक निश्चित गहराई में जाने के बाद क्या होंगी, आपको पिघली अवस्था में देखने को मिलेंगी। तो ये 100 किलोमीटर की गहराई में चट्टाने, 100 से 200 किलोमीटर की जो चट्टाने हैं, ये किस अवस्था में मिलती हैं? अर्ध तरल अवस्था में मिलती हैं। और अर्ध तरल अवस्था में मिलने के कारण ही यहाँ पर संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं, और संवहन धाराएं उत्पन्न होने के कारण ये 100 किलोमीटर मोटा जो स्थलखंड है ये कई भागों में टूटा हुआ है, कई भागों में विखंडित है, जिसको हम प्लेट कहते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी हमको देखने को मिलती है, या प्लेट विवर्तन की क्रिया हमें देखने को मिलती है। ये चीज समझ में आई? अब मैंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसके ऊपर पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि प्लेटें क्या होती हैं। तो प्लेट कुछ और नहीं बल्कि स्थलखंड का 100 किलोमीटर मोटा भूभाग होता है, जो कई सारी प्लेटों में, लगभग 13 प्लेटों में वो विभाजित है। तो इन प्लेटों में जो मूवमेंट हो रहा है, आपस में टकरा रही हैं या एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये किस वजह से? दुर्बल मंडल की वजह से ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि दुर्बल मंडल किस अवस्था में है? अर्ध तरल अवस्था में। तो ये अर्ध तरल अवस्था में इस बात की जानकारी हमको कैसे मिली? भूकंपी तरंगों के द्वारा मिली। अभी आगे मैं चर्चा करने वाला हूं भूकंपी तरंगों की। क्लियर हुई ये चीज आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये जो ऊपरी कोर है, ऊपरी कोर भी किस अवस्था में है? ये तरल अवस्था में है। तरल अवस्था में है, इस वजह से यहां पर एक भूकंपी तरंग होती है जिसको हम बोलते हैं एस तरंग। कौन सी तरंग? एस तरंग। और जो एस तरंग होती है वो केवल ठोस से होकर के संचरण कर सकती है, द्रव से होकर के संचरण नहीं करती। इसलिए ये एस तरंग कोर आते ही ये बाहर निकल जाती है। आ गई बात समझ में? मतलब ये द्रव में संचरण नहीं करती। इससे हमें इस बात का ज्ञान हुआ कि जो ऊपरी कोर है वो किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। जबकि जो पी तरंग यहाँ संचरण करती है, लेकिन उसकी गति यहाँ पर बहुत मंद हो जाती है। इससे भी हमें जानकारी मिली। और पी तरंग जिगजैग करती हुई आगे बढ़ेगी, इसकी स्पीड यहाँ कम हो जाएगी, मतलब यहाँ चट्टानों की डेंसिटी
कम हो जाएगी। इससे भी हमें इस बात की जानकारी मिली कि जो ऊपरी कोर है वो तरल अवस्था में है, जबकि जैसे ही निचले भाग में आती है, निचले कोर में आती है, मतलब 5150 किलोमीटर की गहराई में जैसे ही आती है, तो इन तरंगों की स्पीड फिर से बढ़ जाती है। ये इस बात का प्रमाण है कि यहाँ चट्टानें ठोस अवस्था में है, यहाँ चट्टानों की डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ पी तरंग की जो गति है वो सबसे ज्यादा हो जाती है। क्लियर हुई ये चीज आपको? तो मैंने अभी ये बताने का आपको प्रयास किया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कहीं चट्टानें ठोस अवस्था में हैं, कहीं चट्टानें अर्ध तरल अवस्था में हैं और कहीं पर चट्टानें पूरी तरीके से लिक्विड फॉर्म में हैं। इस बात की जानकारी जो हमको दे रही हैं वो कौन दे रही हैं? भूकंपी तरंगे दे रही हैं। क्लियर हुई ये चीज आपको? लेकिन एक बात है, पृथ्वी की आंतरिक जानकारी देने के संदर्भ में पृथ्वी की जो आंतरिक जानकारी है वो कुछ चीजें और देती हैं, जैसे दबाव में वृद्धि होना। दबाव में वृद्धि होगी तो क्या होगा? डेंसिटी बढ़ेगी, और डेंसिटी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? भूकंपी तरंगों की गति भी बढ़ेगी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में गहराई के साथ साथ चट्टानें पिघलेंगी। बेनी ऑफ जोन एक क्षेत्र होता है जहां जाके चट्टानें पिघल जाती हैं, और जो चट्टानें पिघल जाती हैं तो पिघली हुई चट्टानें जहां पर होती हैं भूगर्भ में, उसको हम मैग्मा चैम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा चैम्बर। और वही मैग्मा जब बाहर आता है तो उससे भी हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर? आप ड्रिल करके, आप छिद्र करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में प्रत्यक्ष रूप से बहुत कम गहराई के बारे में पता कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप 20 किलोमीटर की गहराई का पता कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा तकनीकी या हमारी तकनीक बहुत डेवलप हो गई, बहुत ज्यादा हमने इस पर काम कर लिया, तो हो सकता है 70 से 80 किलोमीटर तक की गहराई के बारे में हम प्रत्यक्ष रूप से जानकारी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया, वॉल्केनो एक्टिविटी जो होती है, तो यही वाला मैग्मा ऊपर आएगा। तो ज्वालामुखी क्रिया से हमें केवल 100 किलोमीटर की पृथ्वी की आंतरिक संरचना की ही जानकारी हमको मिल पाती है। लेकिन पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर की जानकारी आपको प्रत्यक्ष स्रोतों से प्राप्त नहीं हो पाती। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने का काम जिसने किया वो है भूकंपीय तरंगे। अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं, कहाँ भूकंप आते हैं, और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजों पर बात होगी। चलिए अभी यहां पर ये समझ लीजिए। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें हमने 3 लेयर देखी। पहली लेयर जो मिलेगी आपको वो है भूपर्पटी, जिसको हमने क्रिस्ट कहा। इसकी गहराई होती है 35 किलोमीटर तक। दूसरी लेयर होती है जिसको हमने मेंटल कहा। मेंटल की गहराई होती है 35 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक। और तीसरी लेयर होती है जिसको हमने कोर कहा, ये इसकी गहराई है 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक। अब देखें पुनः इस लेयर को फिर कई भागों में हम डिवाइड करते हैं। तो जो भूपर्पटी है, भूपर्पटी को भी पुनः हम 2 लेयर में इसको डिवाइड करते हैं, ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी। तो देखिए भूपर्पटी की टोटल जो डेप्थ है वो है 35 किलोमीटर। तो 0 से लेकर के 25 किलोमीटर तक की जो गहराई है, 0 से 25 किलोमीटर तक की गहराई, इसको हम ऊपरी भूपर्पटी कहते हैं। और ये जो ऊपरी भूपर्पटी है ये खासकर ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर के बनी है। कौन सी चट्टानों से बनी है? ग्रेनाइट चट्टानों से। और इन ग्रेनाइट चट्टानों से ही महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। तो महाद्वीपीय संरचना आपको कहां तक देखने को मिलेगी? 25 किलोमीटर की गहराई तक। और 25 से लेकर के जो 35 किलोमीटर तक का जो भाग है, जिसको हम निचली भूपर्पटी या निचला क्रस्ट कहते हैं, यहां पर आपको महासागरीय संरचना देखने को मिलेगी। महासागरीय मतलब बेसाल्टिक चट्टानें, बेसाल्टिक चट्टानों से यहां पर महासागरों का निर्माण हुआ है। क्लियर हुई ये चीज आपको? तो 25 तक महाद्वीपीय संरचना, 25 से 35 तक महासागरीय संरचना देखने को मिलेगी। और चूंकि 25 किलोमीटर के बाद यहां पर डेंसिटी बढ़ जाती है, इस वजह से दोनों के बीच में 25 किलोमीटर पर एक असंबद्धता आपको देखने को मिलेगी, जिसको हमने बोल दिया कौन सी असंबद्धता? कोनार्ड असंबद्धता। क्लियर हुई ये चीज आपको? तो कोनार्ड असंबद्धता किसको अलग करेगी? ऊपरी भूपर्पटी को निचली भूपर्पटी से अलग करेगी, या ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से अलग करती है। क्लियर हुई ये चीज आपको? चलिए आगे चलते हैं। भूपर्पटी के बाद दूसरी जो लेयर है उसको हमने बोला मेंटल। तो 35 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक आपको मेंटल देखने को मिलेगा, जिसमें पृथ्वी का सबसे ज्यादा द्रव्यमान और सबसे ज्यादा आयतन संचित है। ये जो मेंटल है, मेंटल को भी पुनः हम 2 भागों में बांटते हैं, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ऊपरी जो मेंटल है, ऊपरी मेंटल की जो गहराई है वो 35 से लेकर के 700 किलोमीटर तक है।
और 700 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक आपको निचला मेंटल देखने को मिलेगा। ऊपरी मेंटल में ही हमको दुर्बल मंडल देखने को मिलेगा जो 100 से लेकर के 200 किलोमीटर के बीच में है, जहां पर चट्टानें अर्ध तरल अवस्था में देखने को मिलती हैं। अभी मैंने इसकी बात की, और इसी वजह से यहां संवहन तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिसकी वजह से प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी भी हमें देखने को मिलती है, या प्लेट विवर्तनी की क्रिया देखने को मिलती है, जिसकी वजह से दो प्लेटें आपस में टकराती हैं और दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, जिनको हम क्रमशः अभिसरण और अपसरण भी कहते हैं। क्लियर हुई ये चीज आपको? चलिए, तो ये दुर्बल मंडल आपको यहीं पर देखने को मिलेगा ऊपरी मेंटल में। अब देखें, यहां पर ये जो ऊपरी मेंटल है और जो निचली भूप्रपटी है या भूप्रपटी है, दोनों के बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं कौन सी असंबद्धता? मोहे असंबद्धता, मोहे डिसकंटिन्यूटी। तो मोहे डिसकंटिन्यूटी कहां पर मिलेगी आपको? 35 किलोमीटर की गहराई में। एक मोहे नामक व्यक्ति थे जिन्होंने इसका पता लगाया, उस आधार पर इसको नाम दे दिया गया मोहे असंबद्धता। तो मोहे असंबद्धता किसको अलग करेगी? भूप्रपटी को मेंटल से अलग करेगी। क्लियर हुई ये चीज आपको? तो मोहे असंबद्धता 35 किलोमीटर की गहराई में देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो ऊपरी मेंटल है ये है 700 किलोमीटर तक, और 700 किलोमीटर से निचला मेंटल स्टार्ट हो जाता है। तो जो 700 किलोमीटर से जो निचला मेंटल है और जो ऊपरी मेंटल है, इनके बीच में भी एक असंबद्धता पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं कौन सी असंबद्धता? रेपेटी असंबद्धता। रेपेटी असंबद्धता। तो रेपेटी असंबद्धता कहां होगी? 700 किलोमीटर में होगी, जो किसको अलग करेगी? मेंटल को दो भागों में बांटेगी, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। आगे चलते हैं। निचले मेंटल के बाद फिर हमको मिलता है कोर। तो कोर की गहराई है 2900 से 6371 किलोमीटर तक, और कोर को भी हमने पुनः दो भागों में डिवाइड कर दिया, ऊपरी कोर और निचला कोर। तो ऊपरी कोर जो है, ऊपरी कोर हमको देखने को मिलेगा 2900 से 5150 किलोमीटर तक। कहां तक मिलेगा? 2900 से लेकर के 5150 किलोमीटर तक। यहां पर चट्टानें पूरी तरीके से पिघली अवस्था में होती हैं, और चट्टानें पूरी तरीके से पिघली अवस्था में होती हैं, इस वजह से यहां पर एस भूकंपी तरंगें संचरण नहीं करती हैं, बाहर निकल जाती हैं। अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाने वाला हूं कैसी भूकंपी तरंगें यहां से बाहर निकलती हैं। क्लियर हुई ये चीज आपको? तो ये पूरी तरीके से तरल अवस्था में, इसका मतलब यहाँ भूकंपी तरंगें जैसी आएंगी तो ये बिल्कुल सॉलिड भाग है, ठोस भाग है। यहाँ पर गति बहुत ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा है चट्टानों की, तो भूकंपी तरंगों की गति भी बढ़ जाएगी। अरे बढ़ेगी। सिस्मोग्राफ में इसका अंकन किया जाता है तो यहाँ गति बहुत तीव्र हो जाती है, लेकिन जैसी यहाँ पर आती है तो यहाँ आने के बाद कौन सी तरंग आएगी? केवल पी तरंग। तो पी तरंग की गति बहुत कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए तरंगों की गति भी कम हो जाएगी। तो तरंगों की गति कम हो जाती है, इससे हमको पता चला जो ऊपरी कोर है वो तरल अवस्था में। तो यहाँ पर भी एक असंबद्धता पाई जाती है, जिसको हम गुटेनबर्ग असंबद्धता या गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्लियर? तो गुटेनबर्ग असंबद्धता किसको अलग कर रही है? ये अलग कर रही है मेंटल को कोर से। किसको अलग कर रही है? मेंटल को कोर से, क्योंकि मेंटल कहां तक है भाई? 2900 किलोमीटर तक, और 2900 किलोमीटर से क्या चालू हो गया? कोर चालू हो गया। तो मेंटल को कोर से अलग करने वाली, पृथक करने वाली असंबद्धता है गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्लियर हुई ये चीज? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद कोर का जो निचला भाग है वो बिल्कुल ठोस है, सॉलिड है, और मैंने अभी आपको बताया था कोर किससे मिलकर के बना है। कोर जो है वो निकिल और फेरस या निकिल और आयरन से मिलकर के बना है। इस वजह से यहाँ पर दबाव इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ टेम्परेचर भी बढ़ता है, दबाव भी बढ़ता है, जिस वजह से यहाँ की चट्टानें पूरी तरीके से आपको ठोस अवस्था में देखने को मिलेंगी। यहाँ चट्टानें पिघली अवस्था में नहीं है, और यहाँ पर चट्टानों का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर हुई? और चट्टानों का घनत्व यहाँ पर बढ़कर जो हो जाता है वो लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के आसपास हो जाता है। तो आंतरिक कोर का जो घनत्व है वो कितना है? 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये आप याद रखें। भूप्रपटी का जो घनत्व होता है वो कितना होता है? 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये भूप्रपटी का घनत्व है। पृथ्वी की अगर हम औसत घनत्व की बात करें तो पृथ्वी की जो औसत घनत्व है या इसकी जो एवरेज जो डेंसिटी है वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व होता है। क्लियर है? तो जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाएंगे वैसे वैसे चट्टानों का घनत्व भी बढ़ता जाएगा, लेकिन ये अर्धतरल अवस्था दुर्बल मंडल जैसे ही आता है, यहाँ चट्टानों का घनत्व काफी कम हो जाता है, और जो तरल अवस्था
मतलब पृथ्वी का जो ऊपरी कोर है, आंतरिक भाग में जो ऊपरी कोर है, यहाँ भी चट्टानों का घनत्व काफ़ी कम हो जाता है और फिर पुनः चट्टानों का घनत्व यहाँ पर बढ़ने लगता है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको, चट्टानों का घनत्व ज़्यादा है और यहाँ जो घनत्व हो गया वो 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के आसपास हो गया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। क्लियर हुई ये चीज़? तो ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच में एक असंबद्धता, ऊपरी कोर और निचली कोर को अलग करने वाली जो लाइन है ये है 5150 किलोमीटर में, जिसको हमने कौन सी असंबद्धता बोल दिया? लहमन असंबद्धता। तो लहमन असंबद्धता या लहमन डिसकंटिन्यूटी ऊपरी कोर को, मतलब कोर को दो भागों में बांटती है, ऊपरी कोर और निचला कोर। तो ये पांचों असंबद्धताएं मैंने आपको बता दी, तीनों लेयर मैंने आपको बता दी, और ये तीनों जो पृथ्वी की जो परतें हैं इनमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, किस तरीके की ये परतें हैं, इस पर भी हमने बात की। क्लियर हो गई ये चीज़ आपको? तो 5 असंबद्धता की बात हम एक बार फिर से कर लेते हैं। जो कोनार्ड असंबद्धता है कहाँ मिलेगी आपको? 25 किलोमीटर की गहराई में मिलेगी, जो किसको अलग करेगी? भूप्रपटी को दो भागों में बांटेगी, ऊपरी भूप्रपटी और निचली भूप्रपटी। दूसरी असंबद्धता है मोहे असंबद्धता। मोहे असंबद्धता किसको अलग करेगी? ये 35 किलोमीटर की गहराई में मिलती है, इसलिए ये भूप्रपटी को मेंटल से अलग करेगी। तीसरी असंबद्धता रेपेटी असंबद्धता, जो हमको 700 किलोमीटर की गहराई में मिलती है। तो रेपेटी असंबद्धता जो होती है वो ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से अलग करेगी। इसके बाद चौथी जो असंबद्धता है यह है गुटेनबर्ग असंबद्धता, और ये जो गुटेनबर्ग असंबद्धता है ये किसको अलग करेगी? मेंटल को कोर से अलग करेगी, क्योंकि ये कितनी गहराई में है? ये पाई जाती है 2900 किलोमीटर की गहराई में, है ना। तो मेंटल को कोर से अलग करेगी। और लहमन असंबद्धता जो 5150 किलोमीटर की गहराई में पाई जाती है, ये ऊपरी कोर को निचले कोर से अलग करती है। क्लियर हुई? तो ये थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अच्छा, कुछ चीजें और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें पृथ्वी में जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनकी, तो अगर हम भूप्रपटी में देखें तो भूप्रपटी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो है ऑक्सीजन। तो आप याद रखिएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा है लगभग 47%, या आप इसको याद रख सकते हैं 46.8% के आसपास। तो भूप्रपटी मतलब क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा आपको? ऑक्सीजन मिलेगा। सेकेंड नंबर पे भूप्रपटी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो सिलिकॉन है। सिलिकॉन की जो मात्रा है वो 28% है। और तीसरे नंबर पे आपको सबसे ज्यादा मिलेगा एल्यूमिनियम, और इसकी जो मात्रा है वो 8% के आसपास है। बाकी के और भी हैं, और भी बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन आप ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इनको याद रखिए। आगे चलते हैं। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो हमारी पृथ्वी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो है आयरन, लोहा। पूरे अर्थ में, पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। भूप्रपटी में क्या देखा था हमने? ऑक्सीजन, और पृथ्वी में आयरन। तो आयरन की जो मात्रा है वो है 35%। दूसरे नंबर पे आपको मिलेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 30% है। और तीसरे नंबर पे मिलेगा आपको सिलिकॉन। तो सिलिकॉन आपको मिलेगा 15%। तो भूप्रपटी में सिलिकॉन हमने देखा था सेकेंड नंबर पर है 28%, जबकि पृथ्वी में अगर हम देखेंगे तो थर्ड नंबर पर है, जिसकी मात्रा है 15%। क्लियर हुई ये चीज आपको? तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमने अभी देखी, और पृथ्वी को आंतरिक संरचना के आधार पर हमने 3 लेयर में, 3 परतों में बांटकर हमने बात की, भूप्रपटी, मेंटल और कोर। क्लियर? अब हम बात करेंगे भूकंपीय तरंगों की। पॉज कर दो। चलिए, तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना। लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो सही और सटीक जानकारी हमें उपलब्ध होती है वो भूकंप विज्ञान के माध्यम से होती है। और भूकंप विज्ञान में सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से भूकंपी तरंगों का अंकन किया जाता है। क्लियर? तो याद रहेगा आपको सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ में भूकंपीय तरंगों का अंकन होता है, और यही भूकंपी तरंगे हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती हैं। तो भूकंपी तरंगे ये अप्रत्यक्ष स्रोत हैं जो पृथ्वी की आंतरिक भूभाग के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। तो हम देखते हैं पहले भूकंप क्या होते हैं। तो आपको पता है कि पृथ्वी का धरातल का अचानक हिलना ही अर्थक्वेक या भूकंप कहलाता है। ये भूकंप कई तरीके के होते हैं। कुछ छिछले भूकंप होते हैं, कुछ मध्यम भूकंप होते हैं, कुछ काफ़ी गहरे भूकंप होते हैं। जब भूकंप की उत्पत्ति बहुत गहराई में होती है, पृथ्वी के काफ़ी आंतरिक भाग से होती है, तो ऐसे भूकंप को हम गहरे भूकंप बोल देते हैं, जो 700-800 किलोमीटर की गहराई में उत्पन्न होते हैं। छिछले भूकंप जो 40 से 50 किलोमीटर की गहराई में जो भूकंप उत्पन्न होते हैं, उनको हम छिछले भूकंप कह देते हैं।
तो ये बात समझ में आ गई आपको। हमने देखा था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में दो प्लेटों के आपस में टकराने की वजह से भूकंप आते हैं। दो प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो भी भूकंप आते हैं। जब कोई भूभाग नीचे धंस जाता है तो भी भूकंप आते हैं। तो भूकंप आने के बहुत सारे कारण हैं। जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी और वलन की क्रिया होगी, एक प्लेट अंदर सबडक्ट करेगी तो भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। चलिए, तो भूकंप विज्ञान में दो चीजें, ये भूकंपी तरंगों में दो बातें सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। वो ये कि धरातल के नीचे मतलब भूभाग में, भूगर्भ में जहां सबसे पहले जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है, धरातल में जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है, उस भाग को हम भूकंप मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप मूल, या इसे ही हम फोकस कहते हैं। तो याद रहेगा, जिस भाग में पृथ्वी के अंदर भूकंप की उत्पत्ति होगी उसको हमने क्या बोला? भूकंप मूल कहेंगे, या इसे हम फोकस कहेंगे। और जहां सबसे पहले धरातल में इन भूकंप को महसूस किया जाता है, या भूकंप के झटके हम महसूस करते हैं, उस स्थान को हम भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र, या इसी को हम एपी सेंटर कहते हैं। क्लियर? जहां सबसे पहले भूकंप की उत्पत्ति होगी उसको हमने भूकंप मूल कहा या फोकस कहा, और जहां धरातल में सबसे पहले भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, या जहां हम भूकंप को महसूस करते हैं, उस स्थान को हम क्या कहेंगे? भूकंप केंद्र या एपी सेंटर कहेंगे। पहली बात। दूसरी चीज ये कि जहां भूकंप की उत्पत्ति हुई धरातल के अंदर, तो भूकंप की उत्पत्ति हुई तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, ऊर्जा मुक्त होगी। और ये जो ऊर्जा मुक्त होती है ये तीन तरंगों के रूप में होती है। वो तीन तरंगे, यही तीन तरंगे भूकंपी तरंगे कहलाती हैं। इन तरंगों को हम भूकंपी तरंगे कहते हैं, जिसमें पहली तरंग है पी तरंग, दूसरी तरंग है एस तरंग, और तीसरी तरंग है एल तरंग। अब समझ लीजिए ये भूकंपी तरंगे क्या होती हैं। सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आगे की चीजें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इनका संचरण होता है। जो पी तरंग होती है, पी तरंग के बारे में बोला जाता है, ये पृथ्वी के धरातल पर जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है वहां से इन पी तरंगों की जो उत्पत्ति होगी ये सबसे पहले होती है। पी तरंगों की उत्पत्ति सबसे पहले होती है, और चूंकि इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है इसलिए पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे पहले पहुंचती है। इसलिए पी तरंग को प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है, या इसे प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। तो याद रहेगा आपको, पी तरंग को हमने क्या बोला? प्राथमिक तरंग या प्राइमरी वेव्स भी कहा। इसके अलावा ये जो पी तरंग होती हैं, इनमें अणुओं का कंपन तरंग के संचरण की दिशा में होता है। इसमें अणुओं का कंपन तरंग के संचरण की दिशा में होता है। जैसे आप कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर आप खींचेंगे तो ये उसी दिशा में आगे बढ़ेगा, तो ठीक उसी तरीके से इसमें अणुओं का कंपन तरंग के संचरण की दिशा में होता है। इसलिए पी तरंग को हम अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। तो याद रहेगा अनुदैर्घ्य तरंग। तो पी तरंग को हमने प्राथमिक तरंग कहा, प्राइमरी वेव्स, और हमने पी तरंग को क्या कहा? अनुदैर्घ्य तरंग। तीनों ही तरंगों में जो पी तरंग होती है इसकी गति सबसे ज्यादा होती है, और जो पी तरंग की गति होती है इसकी मैक्सिमम गति 13 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसकी गति कितनी होती है? अधिकतम गति इसकी 13 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो सबसे ज्यादा गति होने की वजह से पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे पहले पहुंचने वाली कोई तरंग है तो उस तरंग को हम क्या कहेंगे? पी तरंग कहते हैं। तो मुझे लगता है आपको पी तरंग समझ में आ गई होगी। तो पी तरंग को हमने क्या बोला? अनुदैर्घ्य तरंग, प्राथमिक तरंग, जैसे इंग्लिश में हम प्राइमरी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पी तरंग के लिए कहा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर? लेकिन अब देखें यहां पर क्या हो रहा है। अब यहां पी तरंग को हम समझ लें, यह भूकंप मूल है, फोकस है। यहां सबसे पहले भूकंप की उत्पत्ति हुई, भूकंप की उत्पत्ति हुई तो यहां से भूकंपी तरंगे उत्पन्न हुई। अब भूकंपी तरंगे उत्पन्न हुई तो देखो, ये मैंने ब्लैक कलर से यहां पर पी तरंग को डिनोट किया हुआ है। तो ये पी तरंग की उत्पत्ति हुई, ये पी तरंगे उत्पन्न हुई, है ना। अब यहाँ मान लीजिए कि भू प्रॉपर्टी में अगर भूकंप आ रहा है या मेंटल में आ रहा है तो यहाँ से भूकंपी तरंगों की उत्पन्न हुई, तो पी तरंग भी उत्पन्न होंगी और एस तरंगे भी उत्पन्न होंगी। लेकिन ये जो पी तरंगे हैं, पी तरंगे देखें ये आगे बढ़ी और ये कोर है। ये कोर जो मैंने अभी आपको बताया था, कोर कैसा हिस्सा है? ऊपरी कोर तरल अवस्था में। तो यहाँ पर क्या होगा? ये बिल्कुल सीधे सीधे संचरण नहीं करेंगी, बल्कि इसमें थोड़ा सा विक्षेप आपको देखने को मिलेगा,
थोड़ी सी ये मुड़ जाएंगी और यहाँ पर मुड़ जाती हैं और ये इस तरीके से फिर यहाँ पर यहाँ इनकी गति कम हो जाती है, फिर पुनः जब ये ठोस में आती हैं तो इनकी गति बढ़ जाती है। तो पी तरंगें जब यहाँ तक पहुँचती हैं तो ये कुछ हिस्सा जो होता है वो खाली रह जाता है। इसी क्षेत्र को हम पी तरंग का छाया क्षेत्र भी कहते हैं। क्लियर हुई ये चीज़ आपको? चलिए पहले अभी आप ये समझ लीजिए, तो पी तरंग आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरी तरंग जिसका नाम है एस तरंग। एस तरंग, अच्छा पी तरंग के बारे में आप ये जान लें कि जो पी तरंग है तीनों ही माध्यम में संचरण कर सकती हैं। तरल में भी कर सकती है, ठोस में भी कर सकती है और द्रव में भी कर सकती है। तो हमने देखा जो पी तरंग है यहाँ ठोस में भी संचरण कर रही है, ऊपरी कोर जो है वो तरल अवस्था में यहाँ भी संचरण कर रही है और ये आगे फिर से पुनः ठोस अवस्था में संचरण कर रही है। क्लियर हुई ये चीज आपको? तो पी तरंग तरल, ठोस, गैस तीनों ही माध्यम में संचरण कर सकती हैं। पी तरंग की गति सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे पहले पहुंचती हैं, इसलिए इन तरंगों को हमने क्या बोला? प्राथमिक तरंग कहा। पी तरंग में अणुओं का कंपन तरंग के संचरण की दिशा में होता है। तरंग के संचरण की दिशा में इनके जो अणु हैं वो दोलन करते हैं, इस वजह से इसको हम अनुदैर्घ्य तरंग या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं। क्लियर है? दूसरी तरंग जिसका नाम है एस तरंग। ये जो एस भूकंपी तरंग है ये द्रव से होकर के संचरण नहीं कर सकती है। एस तरंग द्रव से होकर के संचरण नहीं करती है, ये केवल ठोस से होकर के संचरण करती है। तो आप देखें, और जो एस तरंग है, एस तरंग अगर हम देखें तो इसकी जो गति होती है वो पी तरंग से कम होती है। एस तरंग की जो अधिकतम गति होती है वो 7 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। इसकी अधिकतम गति 7 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। एस तरंग में अणुओं का जो कंपन होता है तरंग के संचरण की दिशा में लंबवत होता है। कैसा होता है? लंबवत, वर्टिकल रूप में होता है, इसलिए एस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। तो याद रहेगा एस तरंग के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया? अनुप्रस्थ तरंग। और एस तरंग को हम ट्रांसवर्स वेव्स भी कहते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसवर्स वेव्स किसको कहा गया? ये हाँ, एस तरंग के लिए कहा गया, तो ये आप याद रखिए। तो एस तरंग द्रव से होकर के संचरण नहीं करेगी, इसलिए आप देखें जहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई वहां से पी तरंग भी निकली, एस भी निकली। पी और एस तरंग, अब देखो यहाँ पे एस तरंग आई, लेकिन ये जो कोर है, ये जो लिक्विड वाला भाग है, वहां ना आकर के कोर में ना आकर के कोर के बाहर, कोर के ऊपर से ये बाहर निकल जाती हैं। इसका मतलब जो एस तरंग है वो द्रव में संचरण नहीं कर सकती है। क्लियर हुई ये चीज आपको? चलिए, तो पी तरंग की उत्पत्ति के बाद एस तरंग की उत्पत्ति होती है, इसलिए एस तरंग को द्वितीय तरंग या सेकेंडरी वेव्स भी कहा जाता है। तो प्राइमरी वेव्स किसको बोला था? पी तरंग को। सेकेंडरी वेव्स हमने किसको बोला? एस तरंग को। अब ये जो पी और एस तरंग है, थोड़ा सा यहां पर आप देख लीजिए। एस तरंग द्रव से होकर के संचरण नहीं करेगी, तो जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है, जो भूकंप मूल होता है, फोकस होता है, यहां से लेकर के जहां से ये बाहर निकलती हैं वहां तक ये 105 डिग्री का कोण बनाती हैं। एस तरंगे कितने डिग्री का कोण बनाती है? 105 डिग्री का कोण। यहां भी 105 डिग्री का कोण। तो ये 105 से लेकर के 105 तक का ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र होगा ये एस तरंग का छाया क्षेत्र कहलाएगा। तो याद रहेगा आपको, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, एस तरंग का छाया क्षेत्र कहां से होता है? तो 105 डिग्री से 105 डिग्री तक ये एस तरंग का छाया क्षेत्र होगा। इसके अलावा ये जो पी तरंग होगी, पी तरंग का छाया क्षेत्र कौन सा होगा? तो पी तरंग हमने देखा था द्रव से होकर के तो संचरण करती है, लेकिन द्रव में आने के बाद डेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए पी तरंगों की गति भी कम हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सीधे सीधे नहीं चलेगी, बल्कि थोड़ा सा विक्षेप हमको देखने को मिलेगा, ये थोड़ी सी मुड़ जाती है, जिसकी वजह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कुछ भाग छूट जाता है। इसी को हम पी तरंग का छाया क्षेत्र कहते हैं। तो पी तरंग का जो छाया क्षेत्र होगा वो क्या होगा? 105 डिग्री से 145 डिग्री होगा। 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होगा वो पी तरंग का छाया क्षेत्र होगा। अगर हम केवल पी की बात करें, लेकिन ये पी तरंग का जो छाया क्षेत्र है इसमें एस तरंग का भी छाया क्षेत्र शामिल होगा, क्योंकि एस तरंग का जो छाया क्षेत्र है वो कहां से कहां तक है? 105 डिग्री से लेकर के यहाँ 105 डिग्री तक। तो इसमें ये पी तरंग का जो छाया क्षेत्र 145 105 ये भी शामिल है। तो क्लियर हो गई बात आपको? तो पी तरंग का छाया क्षेत्र कितना हो गया? 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री, जबकि एस तरंग का छाया क्षेत्र हमने देख लिया। क्लियर है ये चीज?
तो ये दो तरंगें हो गई, पी तरंग और एस तरंग। अच्छा, ये जो पी और एस तरंग है ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना में प्रवेश करती है, इसलिए दोनों ही तरंगों को हम शरीर तरंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? शरीर तरंग, या इन्हें बॉडी वेव्स की नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? तो ये सारे मैं जो फैक्ट बता रहा हूं ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। तीसरी तरंग है जिसको हम बोलते हैं एल तरंग, और ये जो एल तरंग होती है, याद रखना, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना में नहीं चलती, बल्कि ये धरातल के ऊपरी भूभाग में ही संचरण करती है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में नहीं चलती, बल्कि ये धरातल के ऊपरी भूभाग में ही संचरण करती है। हालांकि इसकी गति सबसे कम होती है, इसकी जो मैक्सिमम गति होती है वो 3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। कितनी? 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। सबसे बाद में पहुंचेगी एल तरंग, लेकिन ये आगे पीछे धक्के देते हुए चलती है, धरातली भाग में चलती है, इसलिए ये अवसंरचनाओं को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो सबसे ज़्यादा जो विनाशकारी तरंग होती है वो एल तरंग होती है। क्लियर हुई ये बात आपको? सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंग कौन सी होगी? एल तरंग होगी, जो कहाँ चलेगी? धरातल के ऊपरी भूभाग में चलेगी, इसलिए धरातल के ऊपरी भूभाग में चलती है, इसलिए इसको शरीर तरंग या हम इसे बॉडी वेव्स कहते हैं, या इसे सरफेस वेव्स भी कहा जाता है। तो सरफेस वेव्स या बॉडी वेव्स हम किसको बोलेंगे? सॉरी बॉडी वेव्स नहीं, सॉरी सरफेस वेव्स बोलेंगे इसको। सरफेस वेव्स और लॉन्ग वेव्स इसको कहा जाता है एल तरंगों को। बॉडी वेव्स हमने किसको बोला? पी तरंग और एस तरंग को। क्लियर हो गई ये चीज आपको? तो ये तीन तरंगे हैं भूकंपी तरंगे, जिनकी उत्पत्ति कहां से होती है? भूकंप मूल से होती है, जहां भूकंप की उत्पत्ति होगी, जिसको हमने फोकस कहा। तो एनर्जी के रूप में पी तरंग, एस तरंग और एल तरंगों की उत्पत्ति होगी। क्लियर हुई ये चीज आपको? तो डायग्राम आपको समझ में आ गया? चलिए देखिए, अब ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया था, यहां पर अगर हम देखें इन तरंगों को, तो सबसे पहले हम बात करें, मान लीजिए यहां से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, ये स्थान है भूकंप की उत्पत्ति वाला स्थान, जिसको हमने क्या बोला? भूकंप मूल या फोकस कहा। तो यहां से पी तरंग उत्पन्न हुई, ये मैं बना दे रहा हूं पी तरंग। ये आई, जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे तो क्या होता जाएगा? दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, चट्टानों का दबाव बढ़ रहा है तो चट्टानों की डेंसिटी भी बढ़ेगी, चट्टानों की डेंसिटी बढ़ेगी तो यहाँ पर पी तरंग की गति क्या हो जाएगी? धीरे धीरे बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। लेकिन जैसे ही हम 100 किलोमीटर की गहराई में आए, कौन सा मंडल? दुर्बल मंडल, तो यहाँ पर तरंगों की गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और यहाँ तरंगों की गति कम होने की वजह से थोड़ी सी तरंगे जिग जैग करते हुए आगे बढ़ेंगी। फिर यहाँ ठोस भाग आ गया, 200 किलोमीटर के बाद दबाव बढ़ेगा, और दबाव बढ़ने से फिर यहाँ क्या होगा? पी तरंग की गति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लिख दे रहा हूं मैं, कौन सी तरंग? पी तरंग। तो बढ़ेगी यहाँ पी तरंग की गति। लेकिन फिर जैसे ही यहां पर हम ऊपरी कोर में आए तो फिर क्या हो गया? तरल अवस्था। और मैंने बोला द्रव, जो द्रव अवस्था है, द्रव अवस्था से भी पी तरंगें क्या करती हैं? संचरण करती हैं। तो यहां संचरण करेंगी, लेकिन यहां बहुत ज्यादा जिगजैग आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ गति इनकी बहुत कम हो जाएगी पी तरंगों की, और फिर पुनः निचले कोर में आएंगी, जो निकिल और आयरन का मिलकर के बना हुआ है निचला कोर। यहाँ पर इन तरंगों की गति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर चट्टानों का घनत्व तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कितना हो जाता है चट्टानों का घनत्व? 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। क्लियर है? और चूंकि पी तरंगों की गति सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे पहले ये तरंगे पहुंचेंगी। क्लियर? तो ये दिखा दिया हमने कौन सी तरंग को, ये हो गई भाई, यहां भी लिख दे रहा हूं मैं पी तरंग। चलिए दूसरी तरंग एस तरंग। एस तरंग को हमने ब्लू इंक से दिखाया। यहां भूकंप की उत्पत्ति हुई, ये फोकस है, अरे है ना फोकस या भूकंप मूल। तो ये एस तरंग की उत्पत्ति हुई, एस तरंग है। एस तरंग ये अर्ध तरल अवस्था में, तो यहां भी संचरण करती हैं। यहां इनकी गति कम हो जाती है, फिर पुनः यहाँ इनकी गति बढ़ जाती है, और जैसे ही द्रव अवस्था वाला भाग आता है, ये यहां से बाहर निकल जाती हैं। तो ये लिख दे रहा हूं मैं, कौन सी तरंग? एस तरंग। इसी तरीके से यहां भी बना देते हैं हम, ये आ गई, ठीक है, एस तरंग। क्लियर? तो पी और एस तरंग समझ में आ गया। कितने डिग्री का एंगल बना रही है? कहां से एंगल बनाती है ये? भूकंप मूल से फोकस से। कितने डिग्री का एंगल बना करके बाहर आती है? 105 डिग्री। तो यहां पर बनेगा कितने डिग्री का एंगल? 105 डिग्री का। क्लियर है ये चीज? इसी को हम क्या बोलेंगे? 105 से लेकर के 105 तक, इसको हम एस तरंग का छाया छिद्र कहेंगे। तीसरी तरंग कौन सी?
एल तरंग, तो मैंने बोला एल तरंग कहाँ चलती है, केवल ये जो भू प्रॉपर्टी है क्रस्ट है इसमें ऊपर चलेगी, यहां पे चलेगी, चलेगी यहां चलेगी एल तरंग। क्योंकि इसकी गति कम होती है, हम रहते कहां पर हैं, ऊपरी धरातल में, तो ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह तरंग है क्योंकि ये अवसंरचनाओं को बहुत ज्यादा नष्ट करती है, नुकसान पहुंचाने वाली तरंग है, इसलिए हम एल तरंग को विनाशकारी तरंग भी कहते हैं। क्लियर हुई? हालांकि इसकी गति पी और एस की तुलना में बहुत कम होती है। पी तरंग की जो मैक्सिमम जो गति है वो हमने देखी थी 13 किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि इसकी जो मैक्सिमम गति होती है एल तरंग की वो 3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। क्लियर हो गया? तो इसलिए इसको हमने बोला सरफेस वेव्स, और पी और एस तरंग आंतरिक भागों में चल रही है, इसलिए इसको हमने बोल दिया बॉडी वेव्स। क्लियर? तो मुझे लगता है आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना और भूकंपी तरंगें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो के साथ। तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को पहुँचाएँ। थैंक यू।